अस्सलाम वालेकुम, डीएमएच न्यूज के साथ मैं हफ्जुल यूबी। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार का इनकार। आज का टॉपिक हमारा ओवरव्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन वाया वाइपो मैड्रिड सिस्टम पे है। ये हमने तजम्मुल साहब को जो फॉर्मर डिप्टी रजिस्ट्रार आईपीओ रह चुके हैं उनको मदऊ किया है। आज खास तौर पे ये कहा गया कि मैं मैड्रिड के हवाले से आप मुझसे बात करूं। इसकी वजह ये रही कि मैड्रिड जब पाकिस्तान में आया और जब पाकिस्तान ने मैड्रिड एग्रीमेंट साइन किया तो आई वॉज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट टीम जिन्होंने सारा ये प्रोसेस किया मैड्रिड के एग्रीमेंट का भी, और पाकिस्तान ने इसको साइन किया। और लकीली मैं आई वाज द वेरी फर्स्ट मैड्रिड इंचार्ज ऑफ द रजिस्ट्री इन पाकिस्तान, और मेरे ही टेन्योर में हमने काफ़ी इंटरनेशनल ट्रेडमार्क जो थे हमने उनको रजिस्टर भी किया, कुछ रिफ्यूज भी हुए, और हमने बाकायदा प्रोसेस इसका शुरू किया पाकिस्तान में मैड्रिड एग्रीमेंट का। अब सवाल भी पैदा होता है कि जी मैं अपनी प्रेजेंटेशन पे जाता हूँ, कोशिश होगी कि मैं आपको मैक्सिमम टाइम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकूं। अब who proposed the Madrid system for international trademark registration? The specific individuals or groups who initially proposed the Madrid agreement are not readily available in the historical records. However, it's important to understand the context. Industrial Revolution, the 19th century saw a surge in international trademark and commerce, need for intellectual property protection. As businesses expanded internationally, the need for the effective and efficient protection of intellectual property, particularly trademarks, became increasingly crucial. Therefore, it's likely that the Madrid Agreement was a product of discussions and negotiations among various stakeholders, including government officials, intellectual property experts, business representatives. While the exact origins of the proposal may be difficult to pinpoint, it's clear that the Madrid Agreement emerged from a recognition of the growing need for a streamlined and international system for trademark protection in the face of increasingly global trade. अब ट्रेडमार्क जो है वो मैड्रिड सिस्टम प्रपोज किसने किया, सवाल ये पैदा होता है जी मैड्रिड। अब ये मैड्रिड सिस्टम प्रपोज करने उनका ये कहना है कि 19th सेंचुरी में जब देखा गया कि ट्रेड जो है वो ग्लोबली है उसका सारा सिलसिला, तो वो प्रपोज किया गया उसको, लेकिन ये साबित रिकॉर्ड से कहीं पर भी नहीं होता कि स्पेसिफिकली इसको किसने प्रपोज किया, किस कंट्री ने किया, किन लोगों ने किया। लेकिन ये एक शायबा है कि जी गवर्नमेंट ऑफिशियल उसमें शामिल होंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स होंगे और बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव होंगे उस दौर के 19th सेंचुरी के, जिन्होंने इसकी जरूरत और अहमियत को उजागर करने के लिए इसको प्रपोज किया गया। फिर व्हाट इज मैड्रिड सिस्टम फॉर द इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स? मैड्रिड सिस्टम है क्या इंटरनेशनल ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन के? द मैड्रिड सिस्टम फॉर द इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क इज गवर्न्ड बाय टू ट्रीटीज। मैड्रिड एग्रीमेंट कंसर्निंग इंटरनेशनल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, ये ट्रीटी जो थी मैड्रिड एग्रीमेंट कंसर्निंग इंटरनेशनल ट्रेडमार्क की 1891 में ये हुई थी। दिस वाज द ओरिजिनल ट्रीटी aiming to simplify trademark registration across multiple countries. However, it had limitations such as not requiring a prior national trademark registration in the applicant's home country. I'm sorry, मेरा ख्याल में slide I don't know I'm on the right track. Yes, okay. तो अब प्रोटोकॉल रिलेटिंग टू द मैड्रिड एग्रीमेंट, अब पहले मैड्रिड एग्रीमेंट हुआ, फिर उसके बाद मैड्रिड प्रोटोकॉल हुआ। 1989 में मैड्रिड एग्रीमेंट जो है वो प्रोटोकॉल वो आया। फिर अब 1989 के एग्रीमेंट जो है वो सुपरसीड करता है 1891 के मैड्रिड प्रोटोकॉल को। अब बोथ ट्रीटीज जो है वो वाइपो ने साइन की, वर अडॉप्टेड एट डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड इन मैड्रिड, स्पेन। अब इसका नाम मैड्रिड क्यों रखा गया? स्पेन का एक शहर है मैड्रिड, इसका नाम इस पे रखा गया। देखिए ये ट्रीटी को कोई भी नाम देने के लिए दुनिया भर में आप देखें, हमारी तारीख में आप देखें तो इस्लामी तारीख में सुलह हुदैबिया के मुकाम पे सुलह हुई थी, फिर उसके बाद वो एग्रीमेंट हुआ था उस दौर में। तो वो जो अब ये एक सिलसिला चलता रहा
कि जिस जगह कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी जिस मुल्क में जिस शहर में होती है, फिर उसको उस ट्रीटी का नाम दे दिया जाता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, उसको याद रखने के लिए कि ये स्पेन के शहर मैड्रिड में हुई थी, तो उसका नाम फिर मैड्रिड एग्रीमेंट और मैड्रिड प्रोटोकॉल उसका रख दिया गया। मैड्रिड एग्रीमेंट मैंने आपको बताया कि ये 1891 में हुआ था, और जो मैड्रिड प्रोटोकॉल है ये 1989 में उसको सुपरसीड करके फिर ये साइन हुआ। अब आ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन मैड्रिड प्रोटोकॉल एंड मैड्रिड एग्रीमेंट। अब मैड्रिड प्रोटोकॉल और मैड्रिड एग्रीमेंट के दरमियान फर्क क्या है? मैंने आपको बता दिया कि मैड्रिड एग्रीमेंट है क्या, फिर कहां पर वो साइन हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब मैड्रिड प्रोटोकॉल है तो फिर मैड्रिड एग्रीमेंट की जरूरत क्यों पड़ गई? तो उसके लिए फिर ये द मैड्रिड एग्रीमेंट एंड द मैड्रिड प्रोटोकॉल आर बोथ इंटरनेशनल ट्रीटीज दैट फैसिलिटेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क इन मल्टीपल कंट्रीज, हाउएवर दे हैव सम की डिफरेंसेस। डिफरेंसेस उसमें क्या है? prior national or regional registration. Madrid Agreement did not require a prior national or regional trademark registration. Madrid Protocol requires a prior national or regional trademark registration in the applicant's home country as a prerequisite for international registration. यानी कि मैड्रिड एग्रीमेंट जो था उसके तहत ये था, जब 1891 में साइन हुआ तो उसमें यह था कि आपको आप उस मुल्क के अंदर आपकी एप्लीकेशन होना जरूरी नहीं था। आपके एप्लीकेशन उस मुल्क में नहीं है, आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते थे। फिर उसके बाद जब मैड्रिड प्रोटोकॉल आया तो फिर उसमें ये चीज लाजमी करार दी गई कि जब आपने इंटरनेशनल ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल कर दी मैड्रिड के थ्रू, तो आपकी एप्लीकेशन उस होम कंट्री में जहां से आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, या जहां के आप सिटीजन है, जहां पर आपका ऑफिस है, जहां पर आपका बिजनेस है, वो दैट इज कॉल्ड ऑफिस ऑफ ओरिजिन, वहां पर आपकी एप्लीकेशन होना जरूरी है। प्रायर नेशनल, ये मैंने आपको बताया। स्कोप, मैड्रिड एग्रीमेंट हैड अ नैरोअर स्कोप एंड फ्यूअर मेंबर कंट्रीज। मैड्रिड एग्रीमेंट में चूंकि स्कोप भी उसका कम था, लिमिटेड मेंबर्स थे कंट्री के, जबकि मैड्रिड प्रोटोकॉल जो है वो एक्सपेंडेड द स्कोप एंड मेंबरशिप, मेकिंग इट मोर वाइडली एप्लीकेबल। Flexibility, Madrid Agreement was less flexible and adaptable to changing needs. Madrid Protocol introduces greater flexibility and adaptability, such as allowing for regional trademark offices to act as office of origin. यानी कि मैं आगे जाकर आपको बताऊं कि व्हाट इज ऑफिस ऑफ ओरिजिन। तो ऑफिस ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट जो था वो मैड्रिड एग्रीमेंट में नहीं था। जब मैड्रिड प्रोटोकॉल आया तो फिर उसका कॉन्सेप्ट उसका फिर इंट्रोड्यूस कराया गया। Why was the Madrid Agreement needed? मैड्रिड एग्रीमेंट की जरूरत क्या थी? ये सवाल उठता है। The Madrid Agreement was primarily intended for businesses and individuals seeking to protect their trademarks in multiple countries, which aim to simplify the process of obtaining trademark protection in various jurisdictions. Simplified process. The Madrid Agreement, like the protocol, aimed at streamlining the process of obtaining trademark protection in multiple countries by filing a single international trademark application. सिंपल कर दिया प्रोसेस। सिंपल इसलिए कर दिया कि आपको हर कंट्री में जा जाके एप्लीकेशन अगर आपने फाइल करनी है अपनी, तो आपको हर कंट्री में जाने की जरूरत नहीं। तो उसने सिंप्लीफाई करके उन्होंने कहा जी कि मल्टीपल कंट्रीज में आप एक एप्लीकेशन फाइल करें, तो दुनिया के जो कंट्रीज को आप डिजिग्नेट करेंगे वहां पर आप ट्रेडमार्क आपका आप अप्लाई कर सकते हो, वहां पे आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। फिर है रिड्यूस्ड कॉस्ट। While costs still apply, the agreement potentially reduced the overall cost associated with obtaining trademark protection in multiple countries compared to filing separate applications in each jurisdiction. अब आप अगर अलग-अलग एप्लीकेशन अलग-अलग जुरिस्डिक्शन में फाइल करने के लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ेगी आपकी। लेकिन जब आप मैड्रिड एग्रीमेंट के थ्रू, मैड्रिड प्रोटोकॉल के थ्रू आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो कॉस्ट इफेक्टिव होगी। आप एक सिंगल एप्लीकेशन में आप मल्टीपल कंट्रीज में एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हैं। Madrid system in Pakistan. By the grace of Almighty Allah, Pakistan became a member of Madrid Protocol on June 24th, May 2021. The protocol relating to the Madrid Agreement concerning the international trademark, Madrid Protocol is an international treaty that offers businesses and innovators the possibility of obtaining trademark protection in more than 100 countries by filing one single international application in one language with the WIPO. One overall payment is made in one currency, the Swiss franc, thus simplifying the application process and providing financial savings for those seeking to obtain and maintain protection for their trademarks internationally. The International Bureau of the WIPO, located in Geneva, Switzerland, administers the international registration system. The IPO Pakistan is responsible for the administration and processing of trademarks in Pakistan. IPO's mandate is to deliver high quality and timely IP services to customers and to increase awareness, knowledge and effective use of IP.
अब जब पाकिस्तान ने 2021 में एग्रीमेंट साइन किया, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, तो इसके मुताबिक मैं इसकी इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि इसके लिए मैंने आपको बताया कि सिंगल एप्लीकेशन सिंगल करेंसी में आप फाइल करेंगे, एक एप्लीकेशन मल्टीपल करेंसी में ये सिस्टम की एडवांटेज मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं कोशिश करूंगा इसको कम से कम दूँ और आप लोगों के क्वेश्चन मैं दूँ उससे, जिसमें मैं आपको उनके सवाल के जवाब भी दे सकूँ। वन इंटरनेशनल एप्लीकेशन बेस्ड ऑन वन और सेवरल बेसिक एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, वन लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश, one set of fees, Swiss franc to one office, one registration number and one renewal date. एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा मल्टीपल क्लासेस में, मल्टीपल एप्लीकेशन में, मल्टीपल कंट्रीज। इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड ज्योग्राफिकली। जो आपकी एप्लीकेशन रजिस्टर हो गई हुई है कंट्री में, आप उसको मजीद एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, दूसरे टेरिटरी में जाना चाह रहे हैं, जस्ट यू कैन गो थ्रू द WIPO by filing a single paper over there. Offices do not need to examine for formal requirements. हमारे पाकिस्तान में IPO पाकिस्तान में ट्रेडमार्क में जब एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो वो फिर अपनी एग्जामिनेशन करने के बाद फिर आगे प्रोसेस होता है। तो जब आप IPO के थ्रू, मैड्रिड के थ्रू आप इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो फिर IPO पाकिस्तान जो है वो उस ट्रेडमार्क एप्लीकेशन की एग्जामिनेशन नहीं करेगा, ना वो सब्सटेंशियल एग्जामिनेशन करेगा और ना वो उसकी फॉर्मल एग्जामिनेशन करेगा। आपको मैं बताता चलूं कि ट्रेडमार्क एग्जामिनेशन के प्रोसीजर में एग्जामिनेशन जो है वो ट्रेडमार्क फाइलिंग के बाद एग्जामिनेशन जो है वो उसका एक बैक बोन है, उसके बगैर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होती ही नहीं। तो वो एग्जामिनेशन भी दो तरह की होती है, एक सब्सटेंशियल एग्जामिनेशन है, एक फॉर्मल एग्जामिनेशन है। तो फॉर्मल एग्जामिनेशन आपके ट्रेडमार्क के एप्लीकेशन को रीड करना होता है, सब्सटेंशियल एग्जामिनेशन में टेक्निकलिटीज देखना, लॉज के तहत उसके डिस्क्रिप्टिवनेस डिस्टिंक्टिवनेस देखना, और बाय लॉ जो भी अगर कोई मार्क कॉन्फ्लिक्टिंग है तो उसके बारे में जी वो डिसाइड करती है IPO पाकिस्तान ट्रेडमार्क रजिस्ट्री। तो इस किस्म की भी कोई एग्जामिनेशन जो है वो IPO पाकिस्तान नहीं करेगी, और वो सिंपल जो है उस एप्लीकेशन को लेके उसको देखने के बाद उसके फॉर्म देखने के बाद उसको वो फॉरवर्ड कर देता है WIPO को। अब इसके साथ मैं आपको देता हूँ, मैंने बताया आपको क्या सिंगल सेट ऑफ सिंपल फॉर्मेलिटीज, सिंगल फाइलिंग ऑफिस, नो रजिस्ट्रेशन फीस, नो नीड टू पे फॉरेन एजेंट फॉर फाइलिंग। आपको दूसरे मुमालिक को जाके पैसे देने की, किसी एजेंट्स को, किसी अटर्नी को देने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट WIPO में आप फीस जमा कराएंगे और आपकी एप्लीकेशन वहां से प्रोसेस हो जाएगी और फाइल हो जाएगी। नो नीड टू पे ट्रांसलेशन ऑफ द पेपर वर्क इनटू सेवरल लैंग्वेजेस। से कि आप JTO में जापान के ऑफिस में आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं, सिंगापुर में करते हैं, जहां पर उनकी नेशनल लैंग्वेजेस के अलावा आप कोई फाइल नहीं कर सकते। बट आप जब WIPO के थ्रू फाइल करेंगे, लीड एग्रीमेंट के तहत फाइल करेंगे, तो देयर इज नो नीड टू ट्रांसलेट दैट एप्लीकेशन और दैट स्पेसिफिक लैंग्वेज में आपको करने की जरूरत नहीं है। वो सिंगल इंग्लिश लैंग्वेज में आप उसको फाइल कर सकते हैं ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को। अब इसकी इफेक्टिवनेस और सिंगल इंटरनेशनल एप्लीकेशन प्रोड्यूसिंग द सेम लीगल इफेक्ट इन मैनी कंट्रीज। आप एक एप्लीकेशन आपने फाइल की, आपने 400-500 कंट्रीज को आपने डिजिटेट कर दिया, जो इफेक्ट उसका एक एप्लीकेशन का जब रजिस्टर होगी WIPO के थ्रू, तो वो सारी सेम उसी पैटर्न पे वो रजिस्टर करके या उसको प्रोजेक्ट करके वो WIPO को इन्फॉर्म करेंगे। देन WIPO will inform us, or the IPO Pakistan will also have the information about the protection or the refusal of that application that specific अच्छा, ये एक थोड़ा सा मैं आपको वर्कफ्लो बता देता हूँ कि हाउ द मेथड एप्लीकेशन प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन। तो वंस आप एप्लीकेंट हैं और आपने जो है यू विल हैव टू फाइल एप्लीकेशन इन योर ऑफिस ऑफ ओरिजिन। तो व्हाट इज ऑफिस ऑफ ओरिजिन? मैंने आपको बताया कि वेयर यू रिजाइड, वेयर यू हैव डोमिसाइल और वेयर यू हैव योर ओन बिजनेस। तो वो कंट्री या वो जगह जहाँ पर आप मौजूद है, जहाँ पे आप नेशनल है, उस कंट्री का जो IT ऑफिस होगा दैट इज कॉल्ड ऑफिस ऑफ ओरिजिन। ऑफिस ऑफ ओरिजिन होगा जहाँ पर के आप मौजूद है, जहाँ पर आपकी एप्लीकेशन मौजूद है, जहाँ से आप वो जो एप्लीकेशन होगी वो आपकी बेसिक एप्लीकेशन है। उस बेसिक एप्लीकेशन की बुनियाद पे ही आप इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। वो बेसिक एप्लीकेशन को होना जरूरी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत पहले मैड्रिड एग्रीमेंट में ये चीज नहीं थी, लेकिन मैड्रिड प्रोटोकॉल में ये चीज आ गई कि यू विल हैव टू फाइल फर्स्ट इन योर ओन कंट्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट original application that is going to be the basic application, उसकी बेस पे then you can file international application in many countries. After that आप जाते हैं कि आपने एप्लीकेशन फाइल की ऑफिस ऑफ ओरिजिन में, then certify and forward the application to the international bureau. IPO पाकिस्तान आपसे एप्लीकेशन लेगा, एप्लीकेशन देने के बाद वो उसको सर्टिफाई करेगा, हाँ जी ये
पाकिस्तान में इनकी एप्लीकेशन मौजूद है, ये एप्लीकेंट है, इनकी क्लासेस दी गई है, इनका ट्रेडमार्क दी गई है. The rest of the countries are same as per your application which you are going to be proposed to file in International Bureau. That International Bureau में जो आप एप्लीकेशन भेजेंगे, जो आप फाइल करेंगे, that application as well as the same application which you have in your office of origin, that is same in all respects. उसकी सेम स्पेसिफिकेशन गुड्स की होनी चाहिए, उसका सेम ऑर्डर होना चाहिए, उसका सेम ट्रेडमार्क होना चाहिए, उसका सेम एड्रेस होना चाहिए. कोई चेंज उसमें नहीं होगा. जैसे आपकी बेसिक एप्लीकेशन के कंटेंट होंगे, जो फीचर्स होंगे, जो ब्रांड होगा उसका, वही आपका इंटरनेशनल एप्लीकेशन में जाएगा. तो इसको सर्टिफाई करना ITU पाकिस्तान का काम है. ITU पाकिस्तान आपकी इंटरनेशनल एप्लीकेशन को सर्टिफाई करेगी, फिर चेक करेगी, फिर चेक करने के बाद उसको आगे फॉरवर्ड करेगी जरूर. इंटरनेशनल ब्यूरो क्या करेगा, आपकी एप्लीकेशन लेगा थ्रू IPO, थ्रू ऑफिस ऑफ ओरिजिन. डायरेक्ट आप एप्लीकेशन वाइपो को फाइल नहीं कर सकते. आपने एप्लीकेशन फाइल करनी है IPO पाकिस्तान में. IPO पाकिस्तान सर्टिफाई योर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, विल एग्जामिन द एप्लीकेशन. तो इधर एप्लीकेशन आपकी सेम ऑफिस ऑफ ओरिजिन के तहत है, बिल्कुल वही है. देन वो फॉरवर्ड कर देगा इंटरनेशनल ब्यूरो को. इंटरनेशनल ब्यूरो को जब एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगा उन डेजिग्नेटेड कंट्रीज को जिसको आप डेजिग्नेट करेंगे, जिसमें आप अपनी इंटरनेशनल एप्लीकेशन में बताएंगे कि मैं इन कंट्रीज को डिजिग्नेट कर रहा हूँ. USA है, UK है, कनाडा है, यूरोपियन यूनियन है, व्हाटएवर उसके मेंबर कंट्रीज जो भी इस मेटेड एग्रीमेंट और प्रोटोकॉल के जिस कंट्रीज के मेंबर कंट्रीज है कौन मेंबर कंट्रीज जिन्होंने एग्रीमेंट साइन किया तो उनके आगे फैक्टर्स है. दैट इज कॉल्ड मेंबर कंट्रीज ऑफ द प्रोटोकॉल एंड एग्रीमेंट ऑफ कंट्रीज. फिर आप लोग डिजिग्नेट करते हैं कंट्रीज में. डिजिग्नेट करने के बाद वो उस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर देता हूँ उन कंट्रीज जिनको आपने किया है. फिर उसके बाद फॉर्मल एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन, पब्लिकेशन, गैजेट, सर्टिफिकेट और डिजिग्नेटेड कंट्री. अब इसमें क्या होता है कि जब आप वंस आपकी एप्लीकेशन डिजिग्नेटेड कंट्री से चली गई, वो डिजिग्नेटेड कंट्री अपने लोकल लॉ के मुताबिक आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे, फॉर्मेलिटी करेंगे, सस्पेंड करें. जब वो देखेंगे ठीक है वो फिर उसको फॉरवर्ड कर देंगे या आपने जो भी उनका जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको पब्लिकेशन जर्नल को भेजेंगे. ये तीन से कि आपने 3 कंट्रीज आपने सिलेक्ट की, वाइपो ने इंक्लूड नहीं किया तीनों कंट्रीज. अब इसमें जब उन कंट्रीज में जाती है आपकी एप्लीकेशन तो या तो वो उसको प्रोटेक्ट करेगा या उसको वो रिव्यू करेगा. अच्छा इसमें बड़े सिस्टम उसको हम IPO पाकिस्तान में मैं आज के बाद मार्शल ऑफ फिर आपने एप्लीकेशन पाकिस्तान. आप ये देखें कि हमारे यहाँ कि हमारी एप्लीकेशन थोड़ी यूजर ऑन हो जाती है. बहुत से लोगों को शिकायत है, बहुत सारी वजूहत हैं इसकी. अब लेकिन लकड़ी में एक बड़ी खूबसूरती ये है कि उन्होंने एक टाइम फ्रेम फिक्स करके 12 to 18 months में हैव टू गेट द राइट ऑफ दैट एप्लीकेशन. आपने फाइल कर दी, आप जो डेजिग्नेटेड कंट्री है उसको विदिन 12 to 18 months उसको जवाब देना ही देना. इधर वो उसको रिव्यू करें या उसको वो प्रोटेक्ट करें. अगर वो जवाब नहीं देती वो डिजिग्नेटेड कंट्री तो इन दैट केस वो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन आपकी उस कंट्री में जो जवाब नहीं देगी वो वहां पर तमाम बुक में रजिस्टर तस्वीर की जाएगी. तमाम बुक में उस कंट्री में वो रजिस्टर तस्वीर की जाएगी. डेजिग्नेटेड कंट्री आपको जवाब नहीं देती, वाइपो को जवाब नहीं देती, पूरा 18 months टाइम तो फिर ये एप्लीकेशन रजिस्टर तस्वीर की जाएगी. जो बहुत बड़ी खूबसूरती है सिस्टम. अब आते हैं यूजर फाइनल एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल एप्लीकेशन ऑफ ट्रेडमार्क यूजिंग IPO पाकिस्तान एज वेल. ये मैंने आपको बताई थी कि ऑफिस ऑफ ओरिजिन आता हूँ जहाँ पर आप मौजूद है, जहाँ पर आप जहाँ पर आप नेशनल सिटीजन है वहाँ के, तो वहाँ से आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे. हम चूँकि पाकिस्तान में तो पाकिस्तान हमारा ऑफिस ऑफ ओरिजिन होगा. अगर कोई अगर किसी दूसरे मुल्क में बना हुआ है तो वो ऑफिस ऑफ ओरिजिन होगा. बट ऑफिस ऑफ ओरिजिन से ही आपने अपनी इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल करें. आपने अपने ऑफिस ऑफ ओरिजिन के अपने IPO ऑफिस को ही आपने चैनल बनाना है, उसी के थ्रू आपने एप्लीकेशन फाइल करें इंटरनेशनल ब्यूरो. अब आगे से ऑफिस ऑफ ओरिजिन मैंने आपको बता दिया. जैसे कि जिस तरह को बाकी मैंने आपको बता दिया कि उनके ऊपर बातों की जो भी तो सारी चीज़ हमारे को इसी तरीके से ऑफिस ऑफ ओरिजिन के बाद आएगा रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन तो मैंने आपको बता दिया वाइपो इज सर्टिफाइड द एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क
conform to the applicable requirements, the trademark is registered, and WIPO sends a certificate to the holder and notifies the offices of the designated concerned parties of the international registration as applicable. WIPO also informs the offices of the registration and provides the international registration number. WIPO publishes the details of the international registration WIPO budget of its national art, the official publication of the registration system, which can be accessed via the meeting monitor. Every monitor is जो WIPO की वेबसाइट पे है, आप जो भी एप्लीकेशन फाइल करेंगे आप कैसे प्रूव कराते हैं एप्लीकेशन फॉर्म वो फाइल करेंगे yes you can see प्रोग्रेस डू दी उसकी WIPO मॉनिटर पे आप जाकर उसको देख सकते हैं। अब आ गया आईपीएल पाकिस्तान पाकिस्तान ऑफिसर ओरिजिन का जब आपने पाकिस्तान का एप्लीकेशन फाइल अब से कि कोई बंदा यूएई में बैठा हुआ है उसको मुस्लिम कंट्रीज में जाना है उसको पाकिस्तान को भी उसने एप्लीकेशन फाइल करनी है उस तरह से पाकिस्तान इज गोइंग टू बी द डेजिग्नेटेड कंट्री फॉर दैट स्पेसिफिक एप्लीकेंट हु इज सिटिंग इन यूएई he wants to protect his brand, his service mark, his trademark in Pakistan and other countries. That's why that applicant is sitting in UAE. He holds a nationality over there, or he is the national of UAE. Then the Pakistan will become the designated country of that country. जैसे पाकिस्तान ऑफिस ऑफ ओरिजिन में दूसरी कंट्री डेजिग्नेटेड कंट्री है इसी तरीके से वो उसका ऑफिस ऑफ ओरिजिन हो जाएगा और पाकिस्तान will become the designated country. अगर आपसे पाकिस्तान डेजिग्नेटेड कंट्री हो जाएगा तो उस तरह से पाकिस्तान क्या करेगा पाकिस्तान अपने लॉ के मुताबिक ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगा। पाकिस्तान ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001 के जो ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक अपनी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन प्रोसेस करेगा जैसे लोकल एप्लीकेशन हमारे हाथ में प्रोसेस होती है वो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर दूसरी की कंट्रीज अपने मुमालिक के तहत करेंगी अपने लॉ के तहत करेंगी तो ऐसे ही पाकिस्तान जो है वो अपने ऑर्डिनेंस के तहत ट्रेडमार्क एप्लीकेशन रिलीज करेगा। उसके साथ साथ काफ़ी ये कोशिश है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैंने लॉन्च किया और दैट इज प्योरली वेरी कॉम्प्रिहेंसिव पाकिस्तान वेरी फर्स्ट मेजर ऑफ आईपीआर करना हो गया बेनिफिट होने जा रही है और मैं आप लोगों को बेनिफिट मुझे आप लोगों को मौके और आप लोगों का फीडबैक और आप लोग इसमें जो है समझ सकते किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ आप आईपीआर से शेयर करना चाहें कुछ भी कहना चाहें इसमें कोई आर्टिकल देना चाहें कोई नए लॉ देना चाहें डिस्कस करना चाहें तो ये जो मेरा फोरम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलपर्स के नाम से ये हाजिर है और मैं इसकी सेक्रेटरी आया हूँ आपके कंप्यूटर में सर्विस स्टैंडर्ड डायरेक्टर पाकिस्तान है सर्च एंड स्टडी एंड मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में आईपीआर का जो है वो बहुत बड़ा गैप है हमारे बहुत बड़ा गैप है आईपीआर का एक छोटी सी मैं आपको साथ है कि मैं वॉक कर रहा था मॉर्निंग वॉक में जो मेरे साथ मेरे दोस्त है वो मेरे साथ चल रहे थे मैं उनसे बोले कहाँ पर होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में ये सुन लिया उन्होंने रात को मेरे घर पे आ गए जो हाथ में बैग था उन्होंने जिद को बैग निकाला मुझे कहते हैं मेरे साथ मेरे प्रॉपर्टी के पास है तो जरा चेक कर लो तो मेरे 2 प्लाट हैं जो बड़े पसंद मैंने देखा कि मैं रियल एस्टेट तो डेवलपर नहीं मैं रियल एस्टेट का काम नहीं करता ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अब बस मतलब ये मेरी कोशिश है कि मैं ग्रास रूट लेवल से लेके चलूँ मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ मैंने मुझे साइन कर दिए हैं कुछ मेरी कराची में जो है बार एसोसिएशन है उनके साथ है और मेरा मकसद और मिशन जो है वो ये कि आईपीआर को ग्रास रूट लेवल से लेके ऊपर तक लेके जाना और हो सकता है मेरे इस कदम से अगर कोई एक बच्चा जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है उसको फायदा पहुंच जाए मेरे लॉयर बरादरी में से किसी बच्चे को किसी बच्ची को इसका फायदा पहुंच जाए तो समझ लें कि मैंने अपना सब कुछ मैंने इसमें कमा लिया। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। Thank you very much, sir. Such a wonderful presentation. Swap awareness, adaptive behavior, and intercultural competencies, demonstrated executive leadership in the US, Brazil, South Africa, China, India, and many more things. So, आसान फर्ज में मेरी प्रॉपर्टी से मुलाकात थी मोरक्को 2022 के अंदर जब मोरक्को के अंदर ट्वीट आया था वहाँ पे बाय एक्सीडेंट में यूनिवर्सिटी के पास से गुजर रहा था उनका लेक्चर हो रहा था वहाँ पर
इवन तो वहाँ पे अर्थक्वेक आया हुआ था, उसके बावजूद लोग बड़े मतलब बाकी बाहर सारे तारीफ कर रहे थे, लेकिन जो इनके स्पीकर वहाँ पे बैठे हुए थे वो बड़े स्टिक हुए हुए थे इनके लेक्चर के साथ। उन्हें कोई परवाह नहीं थी बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरे लिए बड़ा मेज था कि बहुत शर्त से इतनी ज्यादा कैसे लोग सुन रहे हैं, लोग सारे लोग से बाहर बैठे हुए हैं, परेशान बैठे हुए हैं, किसी का कंबल नहीं है, किसी का रजाई नहीं है, और अर्थक्वेक की वजह से। फिर मैंने कहा चलो नवीन देखता हूँ कौन है, कौन सी हस्ती है, तो नाम पुरानी लिखा हुआ था बात प्रॉपर्टी है, रिसर्च किया करते हैं, मुझे समझ नहीं है। मैं अंदर चला गया, मैंने कहा कि लेक्चर जो कंप्लीट हुआ, मैंने कौन सी पर्सनैलिटी क्या करते हैं, तो आप सारी तरह प्रॉपर्टी है ना देखते हैं, जानना पुराना काफ़ी चीज़ें बताई, लेकिन मैं कोई इंस्पायर नहीं हुआ उस टाइम पे। बस मेरे लिए ये था कि ये है कौन, फिर मैंने उसे टाइम मांगा, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें तो उन्होंने मुझे टाइम दिया। फिर 2 रात उन्होंने मुसलसल मुझे वहाँ पर, तो मैं इनके पास रोजाना जाना, इनसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी कि ये कैसे होता है, कैसे होता है। उनकी लाइफ में बहुत सारे इस तरीके का है और मैं हैरान हुआ जो कि मैंने आज तक पाकिस्तान में और इंटरनेशनल ट्रैवल में कहीं पे भी नहीं सीखा, कहीं भी मुझे बताया गया था आपने कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट करना है, कैसे आपने पढ़ना है, कैसे आपने, हम यहाँ बता दिया जाता है कि यूनिवर्सिटी जाएं, ये कोर्स है, इस तरह से पढ़ना स्टार्ट कर लें तो आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, मास्टर्स हो जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रिपल मास्टर्स। लेकिन तब एक ही तौर अपना नाम पाकिस्तान इंडिया के साथ आप इंडिया हालांकि एक 80 मुल्क में से होके आ चुके हैं, लेक्चर दे रहे थे। तो मैंने रिसर्च किया, फिर उनके लिए पाकिस्तान की वीज़ा अप्लाई किया, पाकिस्तान वीज़ा रिजेक्ट कर रहा था, नहीं दे रहा था, हमें 1.5 साल लग गया इसके पीछे। फिर फाइनली उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री में जो हमारे यहाँ के हालात है ताल्लुकात लड़ा के वीज़ा में इशू करवाया। और मैं आप लोगों से ये चाहूँगा कि आप इस लेक्चर में भरपूर तवज्जो दें, इंटरेस्ट लें, इनसे क्वेश्चन पूछें, हर किस्म के क्वेश्चन पूछें, क्योंकि इनको यहाँ पे लाने के लिए बड़ी एफर्ट करनी पड़ गई है। और मैं चाहूंगा कि किसी एक शख्स की भी जिंदगी में इनकी वजह से कुछ चेंज आ जाएगा तो मेरा भी मकसद पूरा हो जाएगा और इनका भी मकसद पूरा हो जाएगा। इनको तो पढ़ाने का शौक वैसे ही बहुत ज्यादा है, ये थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स लेते हैं लेक्चर्स में, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे पास आए हैं। हर चीज सिर्फ इनके पीछे मैं लगा रहा हूँ, इनको जिस चीज दिखाई है कि मुझे मेरे मुल्क के लिए चीजें चाहिए, मेरे मुल्क के लिए, मेरे स्टूडेंट्स के लिए। हम ऑर्गेनाइज पढ़े लिखे लोग हैं, उसके बावजूद मुझे इल्म चाहिए, मुझे जो सा वो इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। हम जो अभी पढ़ रहे थे, जिस तरह हम बाकी चीजें कर रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन जो रूट कॉज है, जो इनके पास चीजें हैं, बहुत कीमती चीजें हैं, आप इनसे हर तरह का सवाल करें जो आपके जहन में आता है, अपनी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन करें, पर्सनल क्वेश्चंस करें, आपको बहुत मजा आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है, बाकी ये सब कुछ आपको खुद दिखा देंगे। Assalamu alaikum. You cannot imagine how excited I am to be here with all of you today. I'm honored. It is a unique and wonderful experience to be with all of you. So I would like to first thank my brother Noman. I know he explained to all of you how we met first. And what happened between the two of us is a classic example of trust. That's the topic that I would like to discuss with you for a few moments. I also want to thank the Lahore Tax Bar Association, its leadership and all members for being here. I hope my comments, my remarks will be of utility for you on what you do on a daily basis. I understand a little bit about what is important for you. You do have important, significant contracts and relationships with partners, associates in Pakistan, but also outside of Pakistan. My career has now spanned over 25 years, so I'm giving up my age a little bit here. I was born and raised in Brazil, in the northeast part of Brazil. Has anyone visited Brazil? No one. No one. So it's an open invitation to come and see my country. So I come from the northeast part of Brazil, but I left Brazil in 1997
when I went to the US to pursue my studies, my master's degree. And since then I have been traveling the world. I have worked for multinational companies. I have taught at different universities in North America, South America, Europe. And I now reside with my family in Singapore. So Singapore is our home since 2010. I have been to many countries in Asia, South Asia, Southeast Asia, but Pakistan, as Noman has already mentioned, is my first time. My proposition to you in the next 15 minutes, I don't want to take unnecessary time from your busy schedule. My proposition to you is to give you some pointers, some remarks about trust across cultures. Trust, needless to say, is a fundamental human dynamic. Nothing happens in society without a modicum of trust. We all know the quality of our relationships based on the trust that we have on people. When there is trust, things just seem to flow more naturally. Things get done quicker, the results are better, mental health is better, physical health is better. When trust is absent, everything is a mess. Everything takes forever. There is so much control, so much monitoring. So trust is an aspect of our lives that spans both from the business but also from the personal spheres of our lives. But there is a change when we do business with people from different cultural backgrounds. Isn't that true? Does it become a bit more complex when we are trying to understand people who have been raised and understand the world from a very different perspective than we do? There's a lot more complexity in building trust when we have someone who is different from us. So that's what I have been focusing on in the last 15 plus years. I work with companies, I work with individuals, I work with students, faculty, and there is always a very simple question that people ask me. And the question is this one that you're going to see now. This is the key question that I want to address with all of you.